10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज होंगे एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह, कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान, राजेश सतपुते .com के राजेश सतपुते और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। इसके अलावा चौथी तिमाही के नतीजे उन पर बातचीत करने के लिए एमजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंघल से करेंगे एक खास बातचीत। लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और मार्केट है डेज लो, खासतौर से बैंक निफ्टी में आज एक थोड़ा मिनी ब्रेकडाउन, करीब 0.5% नीचे 42,944 पर बैंक निफ्टी करीब 33 पॉइंट नीचे यहाँ पर। और आज पीएसयू बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन, 2% से ज़्यादा वो इंडेक्स नीचे है, वहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। उसके अलावा अगर आप बाकी पीएसयू बैंक्स देखें तो पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सब में सेलिंग प्रेशर, ओवरऑल बैंकिंग में प्रेशर इस समय। स्टॉक जो अच्छा कर रहे हैं उनमें पिडिलाइट जो करीब 2% ऊपर, इंडसइंड बैंक जहां पर तेजी, और आरती इंडस्ट्रीज करीब 6-6.5% नीचे। वीरू जी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिक्कत का सबब है पीएसयू बैंक्स और निफ्टी करीब 18,229। थोड़ा सा अनुज बात करते हैं इंडस्ट्रीज पे ही। अब जब ये एक कांटा चुभ ही गया है पीएसयू बैंक्स का, और ये ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीज़न, आई थिंक वो कोई रीज़न होगा जो शायद अभी हम बातचीत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आई थिंक एक बार लॉन्ग पे कैपिटलाइज होने की जो टेंडेंसी होती है, पिछले 10 दिन में हमने हर डिप को बाय किया, आज थोड़ा सा उस पर शायद एक प्रश्न चिन्ह लग गया है पीएसयू बैंक्स को देखते हुए। अनुज आज तो थोड़ा, जैसे मैं एक चीज़ कह रहा था, हम लेवल्स डिफाइन करते हैं लेकिन उन लेवल्स में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आप कोई भी बाय या सेल ट्रेड लें, लेकिन सुबह मार्केट ने आपको एक क्लियरली एक मिनी ब्रेकडाउन तो ज़रूर दिया है। और आज ब्रॉडर मार्केट ख़राब हुई है, आज मिड कैप इंडेक्स ख़राब है। आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, करीब 0.5% इस समय मिड कैप इंडेक्स नीचे है। वो इस समय जो है थोड़ा सा क्लियरली एक आपको परेशानी का सबब बना हुआ है और वहाँ पर एक सेलिंग आ रही है। तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा परेशानी का कारण है, मोर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन एक काम करेंगे, फिर काम करते हैं, मार्केट के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक कुछ नंबर्स उनकी बात कर लेते हैं और एमजीएल को लेकर आते हैं। एमजीएल के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद स्टॉक कल काफ़ी चला भी था। आज हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, नंबर्स अच्छे रहे। मुनाफा 56% बढ़ा, 24% के साथ मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम्स पर थोड़ा सा दबाव रहा है। अब इन नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमजीएल के एमडी आशु सिंघल। सिंघल साहब, गुड मॉर्निंग। आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मॉर्निंग। तो अब आपकी कंपनी के नंबर्स को आगे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि गैस प्राइसेस को लेकर काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। अब किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद क्या अब थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ा सा एक विजिबिलिटी रहेगी कि किस तरीके के नंबर्स आ सकते हैं? अगर आप फिजिकल वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो 14-15% पिछले साल के से हमारे नंबर्स बढ़े हैं, पर उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा था कि पिछले साल कोविड की वजह से थोड़ा वॉल्यूम कम था। तो 5 से 6% हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल भी वॉल्यूम में ग्रोथ आएगी। अगर अच्छा साल जाएगा तो 7-8% तक भी ग्रोथ आ सकती है। अभी प्राइसेस जो है सीएनजी के कम हुए हैं। 1 फरवरी को हमने ₹2.5 कम किए थे और 8 अप्रैल से ₹8 और कम किए थे। तो जो ₹89.50 का प्राइस था वो ₹79 पर केजी पे आ गया है। इससे भी वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ना चाहिए एंड हमें लगता है कि इस बार 7-8% की रेंज में ग्रोथ आनी चाहिए वॉल्यूम्स में। ओके, वॉल्यूम्स की बात हो गई। मेरा सवाल मार्जिन्स को लेकर था। अब क्या एक स्टेबिलिटी रहेगी मार्जिन्स को लेकर? मार्जिन्स अभी हमारा ₹9.5 है, जो लास्ट ईयर ₹8.5 था, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की तो इसमें गुंजाइश नहीं रहती। जैसे अभी प्राइसेस कम हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कम होने से हमने प्राइसेस कम कर दिए। तो हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है मार्जिन्स और वॉल्यूम्स के ऊपर। अगर हम मार्जिन्स बढ़ा देंगे तो प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके कारण कन्वर्जन्स कम होता है। तो इन दोनों के ऊपर बैलेंस बनाते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्जिन्स हमारी इसी रेंज में रहेंगी या थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, बट बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे। ओके, मार्जिन्स इस ट्रेजेक्टरी में रहेंगे विद स्लाइट चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आशु सर, ये एग्जैक्टली ये बीते 3 महीने में 6 महीने में जो सीएनजी कन्वर्जन रेट रहा है वो कैसा रहा है, एंड स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस को देखते हुए और ईवी व्हीकल्स के प्राइसेस को देखते हुए
आगे के 6 महीने में आपका क्या आउटलुक है? ये जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो कैसे रहेंगे? लगभग हर साल हमारे यहाँ 65,000 गाड़ियां कन्वर्ट होती हैं, 65 से 70,000। इस साल भी अगर आप पूरे साल को देखेंगे तो 65,000 गाड़ियां कन्वर्ट हुई थी। जैसा आपने कहा वो सही है, लास्ट के जो 6 महीने में कन्वर्जन ड्रॉप थोड़ा कम हुआ था क्योंकि सीएनजी के प्राइसेस ज्यादा थे। अब चूंकि प्राइसेस कम हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस उतनी गति से कम नहीं हुए। पेट्रोल में अभी भी 100 रुपए के ऊपर है, डीजल भी 90 रुपए के ऊपर है। तो अभी जो डिफरेंशियल है वो एक सहायक होगा हमारे लिए कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए। तो अभी तो बहुत साल की शुरुआत है, 3-4 महीने हम लोग वॉच करेंगे। उसके बाद अगर कुछ एक्शन लेना होगा कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन बिटवीन भी लेते रहते हैं, पर 3-4 महीने में वो ट्रेंड क्लियर होगा कि किस तरफ से मार्केट इसको टेकअप करेगा। अच्छा सर, एमजीएल काफ़ी मशरूफ़ रहे बीते साल में, बीते महीनों में एक्विजिशंस के लिए। ये बताइए, लगभग अगले 6 महीने में, साल भर में आपके कुछ एक्विजिशंस के प्लान, कुछ कुछ चीज़ें अगर आपने डिटरमाइन की हों, नो डाउट उसका रेगुलेटर जो है वो अप्रूवल देता है फाइनली, बट अगर नियर टर्म में कुछ एक्विजिशन प्लान्स आपके? एक्विजिशन करने में समय लगता है। ये वाला जो एक्विजिशन था ये भी 7-8 महीने के बाद जाकर के फाइनल हुआ है, और अभी 6 महीने और लगेंगे इसको हमारे शेयर ट्रांसफर के लिए। बाकी हम लोग एक्टिविटीज इधर मार्केट को स्कैन करते रहते हैं कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसका ड्यू डिलिजेंस करके इनिशियल डायलॉग जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी इमीडिएटली तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ और हम करें। इसी को कंसोलिडेट करके पहले हम स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, ताकि कंपनी की ग्रोथ मेंटेन की जा सके या बढ़ाई जा सके। सर मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, ख़ास तौर से जो सीएनजी है उसको लेकर। अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि शायद बेस्ट का पूरा पोर्टफोलियो कन्वर्ट किया जाए, बात हो रही है सीएनजी से इलेक्ट्रिक में। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होगा, क्या ओवरऑल आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है? क्या सीएनजी अभी भी उतनी ल्यूक्रेटिव है लोगों के लिए? इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। आपने जो कहा वो सही है कि बेस्ट का कुछ प्लान था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने के लिए, पर जो हमारे पास अभी तक खबर आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप जो कैपिटल कॉस्ट है फर्स्ट टाइम प्रोक्योर करने की बहुत ज्यादा है, वो प्रोहिबिटिवली ज्यादा रहती है। तो प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं है। ऑल्दो ईवी की रनिंग कॉस्ट थोड़ा कम होती है, पर उसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बहुत हैवी है। दूसरी बात यह है कि सीएनजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सहायक रही हैं। और जो हाईवेज हैं, अगर आप मुंबई से 4 हाईवेज देखते हैं, एक नासिक की तरफ जाता है, एक अहमदाबाद जाता है, एक गोवा की बैंगलोर की तरफ जाता है, और भी जो 2-3 कनेक्टिविटीज हैं उन सब में सीजीडी पंप सब बनने लगे हैं। तो उस कारणवश हमें लगता है कि एक तो जो हमारा खुद शहर का जो पॉपुलेशन है सीएनजी व्हीकल्स का, उसके साथ साथ जो हाईवेज की पॉपुलेशन है सीएनजी व्हीकल की, जो मूविंग ट्रैफिक है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की काफी संभावना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थ्रेट जरूर है, पर वो थ्रेट अभी हम लोग 10 से 15 साल के बाद उसमें मेन इम्पैक्ट आना चाहिए कि मेजर फर्क पड़ेगा। जैसे आप देखें कि डीजल, पेट्रोल, ये सारे फ्यूल्स शुरू से चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सीएनजी आने के बाद पेट्रोल डीजल में कमी आ गई। तो ईवी चैलेंज जरूर है, पर हम लोग भी उसको देखेंगे जैसे वो आगे बढ़े, किस तरह से इम्पैक्ट आता है वॉल्यूम्स में। और साथ साथ हम अपने सीएनजी स्टेशंस और स्कीम्स ला रहे हैं कि सीएनजी व्हीकल्स ज्यादा कन्वर्ट हो पाए। चलिए सिंघल साहब, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर थैंक के यू। लिए। चलिए, ये बात हो गई एमजीएल की। आज एमजीएल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मार्केट पर फोकस करते हैं अब एक बार ज़रा। 350 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, 42,865। देखिए 42,800 बचना चाहिए, क्योंकि 42,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अब 42,855 इस समय बैंक निफ्टी, 42,850 इनफैक्ट, और 18,213 एक निफ्टी। एक बार ज़रा फिर कंट्रीब्यूशन लेकर आइए बैंक निफ्टी पे, और देखते हैं कहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा ड्रैग। ऑब्वियसली अब एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर पहुंच गया है, और क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। और कोटक में भी अब थोड़ी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, कोटक भी 60 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रीन में अब रह गया सिर्फ इंडसइंड बैंक, लेकिन आज क्लियरली काफ़ी सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी भी अब डे लो पर 18,213
और निफ्टी के लिए 18,150 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उससे तो हालांकि अभी भी थोड़ा दूर है। रिलायंस ने थोड़ी हद तक मार्केट को एक बचा के रखा है, लेकिन अब वो भी थोड़ा हल्का ज़रूर पड़ा है। चलिए तो फिर काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। अगर श्रीकांत जुड़े हमारे साथ, तो श्रीकांत गुड मॉर्निंग, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपकी तरफ से इस ब्रेकडाउन को या मिनी ब्रेकडाउन को आप कैसे देख रहे हैं और आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि जो एक्सटर्नल न्यूज फ्लो है वो काफी मैं कह सकूंगा कि इम्पैक्टफुल है। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी देखिए तो वहां पे वीकनेस बना हुआ है, वहां पे लोअर हाई बना हुआ है और आईटी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने कई बार देखा है कि मार्केट में करेक्शन आता है और थोड़ा करेक्शन भी साइजेबल होता है। साइजेबल आई मीन टू से हम लोग वापस एक बार 18,050 या 18,000 के लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से अगर पुल बैक अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां पे भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। अभी जो 18,320 जो आज के हाईएस्ट लेवल से उसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, और 18,270 या 280 के करीब जो एक एवरेज बना हुआ है, मुझे लगता है उन्हीं लेवल्स के करीब का एक स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से शॉर्ट पोजीशंस बनाए। 18,100 के कम से कम टारगेट्स रखे। और बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा लोअर हाई वाला फॉर्मेशन बना है, और ये भी एक बार 42,300 या 42,200 के लेवल्स दिखा सकता है। आपके दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे सचिन? दो काउंटर्स होंगे आई थिंक। जो हमने सुबह भी कवर किया था एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, आई थिंक यहाँ पर अभी भी डिस्पाइट मार्केट वीकनेस, आईटी स्टॉक्स में वीकनेस होने के बावजूद भी यहाँ पर अपने डेज हाई के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर ही मुझे लग रहा है एक पोजिशनल लॉन्ग री इनिशिएट करना ही चाहिए। 3720 का मैंने सुबह स्टॉप लॉस दिया था, उसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ 4,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की ही सलाह होगी। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है डिस्पाइट ऑफ मार्केट ट्रेंडिंग एट डीज लो। एंड जो सेकंड स्टॉक मेरा रेडार में फ्रेश आया है ऑन द शॉर्ट साइड, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ओके, आपके दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। अब चलते हैं राजेश जी के पास, पहले ये दो कॉल्स कंप्लीट कर लेते हैं। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी, देखिए जो फ्रेश ट्रेड ऐड होगा यहाँ पे वो रहेगा एचडीएफसी लाइफ। मुझे इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन लगता है। अगर आप इसे टेक्निकली देखें तो इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट 550 के ऊपर बनता है। फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये फ्लैग जो है कहां तक जाएगा, देखिए वैसे अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये 585 का टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का, लेकिन पोजिशनली 600 का टारगेट है। तो आपको अगर प्योरली स्विंग ट्रेड लेना है तो 580 के टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ को बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 548 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा कमिंस। देखिए कमिंस जो आपने अभी डिस्कस किया, क्या बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ये मेरे रडार पे है 1620 1610 से हम लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये इसका जो टारगेट है वो करीबन 1680 1700 तक का होना चाहिए। सो इट्स अ बाय इन कमिंस। 1642 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस होगा 1625 का, और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 1680 ये पहला टारगेट, उसके बाद 1700 प्लस। तो यहाँ पे बाय करें कमिंस फॉर द डे। ओके, चलिए ये हो गई राजेश जी की कॉल। श्रीकांत, आपकी स्टॉक कॉल्स रह गई थी। यस। तो अनुज, मुझे लग रहा है कि जैसे बैंक स्टॉक्स में वीकनेस बना है, यहाँ पे हमें कुछ बैंक स्टॉक्स को ही देखना चाहिए कि जहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। कैनरा बैंक यहाँ पे काफी नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, और करंट लेवल से ये स्टॉक 284 या 283 के लेवल्स दिखा सकता है, जहाँ पे इसे एक मल्टीपल सपोर्ट है। तो करंट लेवल से कैनरा बैंक को शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस रखे एट 300 रुपीज। और अगर इन लेवल से अगर कुछ लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक्स में हरकत हो सकती है, वहां पे कुछ शायद बुलिशनेस दिख सकता है। और वहां पे हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर को लॉन्ग करें, जो चल रहा है तकरीबन 2525 के करीब या 2530 के करीब। ये स्टॉक एक बार वापस 2560 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें एट 2515। ओके, लीवर में पाएंगे इस समय। चलिए सुदीप को जोड़ लेते हैं। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, मेरा पहला ट्रेड होगा बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक। हमने देखा है पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग है जो मुझे लग रहा है 3780 3800 तक जा सकती है पीएसयू बैंक इंडेक्स।
तो इसलिए मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है, और स्टॉक ने 10-12 दिन का जो एक कंसोलिडेशन और जो ये मूव था उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे 176.50 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 169 के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा में आ सकते हैं। एंड लॉन्ग साइड पे एक ट्रेड रहेगा इन्फो एज। हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक ने अपना जो पिछले 4-5 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था उसमें से ब्रेकआउट दिया है, और स्टॉक 2-3 दिन से 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, जो कि 5 महीने पहले तोड़ा था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बाय बनता है 38 के स्टॉप लॉस से 3980 के टारगेट के लिए इन्फो एज। इन्फो एज 2 ट्रेड्स आपके हो गए। सचिन के पास मेरे ख्याल से एक ट्रेड है जो उन्होंने अभी खोजा है। सचिन, कोई ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, 2 स्टॉक जो हमने निकाले हैं उसमें से एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज तो लॉन्ग साइड पे है, पोजीशनल टारगेट 4000 का। एंड ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का डेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीकनेस की ओर है। जिस तरीके से 1350 के आसपास लगातार यहाँ पर सप्लाई प्रेशर आया है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक चाल बनाई है, प्लस इसके आरएसआई में ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन एग्जिबिट हुआ है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर प्राइस पे भी एक फॉलो थ्रू एक्शन बन सकती है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। पोजिशनली मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये पार कर देगा ऑन द लोअर साइड, एंड 1260 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस आपको 1360 पे लगाना है, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में 1260 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अभी काम करते हैं। अब ट्रेड्स हो चुकी हैं सारी। अब हम बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ आज मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसीज में, और उसको लीड किया है बजाज फाइनेंस ने, जो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में भी है। ये यहाँ पर मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके की जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और आपका व्यू क्या है इसको लेकर? देखिए, बजाज में तो हमारी काफी सालों से पोजीशन है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, लोग इतना। सौरभ, सॉरी, मैं आता हूँ सौरभ के पास वापस। जरा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो फ्रेम फ्रीज हो गया। मार्केट में हल्की सी रिकवरी है हालांकि, निफ्टी में ख़ास तौर से, और बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है उस सपोर्ट पर आने की। लेकिन सौरभ के पास आएंगे वापस। वीरो, कुछ और स्पॉट किया आपने? ओके, चलिए सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, सॉरी, वो अपना पॉइंट पूरा करिए बजाज फाइनेंस पर। मैं बोल रहा था, बजाज फाइनेंस काफी मेरे ख्याल से सिंपल सा स्टॉक है। अच्छी कंपनी है, दमदार ग्रोथ रही है 12-13 साल। खरीद के लेके बैठे रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदा बेची करते हैं इंडिया में। सो जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस बेचा था, वो वोटेवर रीजन, कुछ प्राइस टू बुक देख के, कुछ ब्रोकरेज के रिसर्च देख के लोगों ने बजाज का स्टॉक बेचा था। ऑब्वियसली वो लोग अभी बेतहाशा खरीद रहे हैं उसको। अगर आप FY23 का आंकड़ा देखें अनुज, प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की करीबन 60-70% थी, लेकिन स्टॉक FY23 में करीबन डाउन 10-20% था। तो जाहिर है वैसे डिस्कनेक्ट के बाद, जहाँ प्रॉफिट भागे जा रही है ऊपर और स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है, जाहिर है वैसे डिस्कनेक्ट के बाद एक कैचअप रहेगा। लेकिन अगर बड़ा जो पिक्चर देखा जाए लास्ट 6 हफ्ते का, इस फिस्कल में विदेशी निवेशक वापस आ गया इंडिया। जैसे जैसे विदेशी निवेशक को समझ आ रहा है कि यूएस में बैंकिंग क्राइसिस की वजह से फेडरल रिजर्व और पॉलिसी टाइटनिंग नहीं करेगा, तो रुपी की वीकनेस पुरानी कहानी है। रुपी डॉलर स्टेबल है। विदेशी निवेशक इस फिस्कल के 6 हफ्तों में करीबन $3-4 बिलियन डाल चुका है, और इससे बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक जो विदेशी निवेशक पसंद करते हैं, नेस्ले जैसे स्टॉक, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक, ये सारे हमारे बड़े पोजीशंस हैं, वो करीबन 15-16 महीने के हॉलीडे के बाद फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं। और हमारी जो पोर्टफोलियो है, आई थिंक 6 हफ्ते में करीबन 8-9% चढ़ गई है। फंडामेंटल्स 6 महीने पहले भी अच्छे थे, 1 साल पहले भी अच्छे थे, 2 साल पहले भी अच्छे थे, लेकिन 1.5 साल करीबन विदेशी निवेशक इंडिया से गायब रहा, और उस दौरान इन स्टॉक्स ने कुछ खास रिटर्न दिखाया नहीं। अब उसका एक कैचअप चल रहा है अनुज। कुछ इसमें मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक बात नहीं है, बट अगर जिन लोगों ने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स हमें पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। मेरे पास है, मेरे माँ बाप के पास है ये स्टॉक्स, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स भी मार्सलेस के जरिए के मार्सलेस के PMS के जरिए से निवेशित हैं इन स्टॉक्स में। अच्छा सौरभ, पिडिलाइट है क्या अभी भी आपके पोर्टफोलियो में?
हाँ जी सर, का 6 साल से है, अभी भी है, हाँ, अभी पोजीशन है, हमको कुछ दिक्कत नजर नहीं आती। हाँ। अगर हम FY23 का प्रदर्शन देखें, हाई टीन्स में रेवेन्यू ग्रोथ रहा, 18-19% से मेरे ख्याल से रेवेन्यू ग्रोथ रहा। साल की शुरुआत में तेल के भाव ऊपर थे, पेट्रोकेमिकल्स के भाव ऊपर थे, सारी थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन था, बट मार्जिन कंप्रेशन आता जाता है। पीडीलाइट की जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है करीबन 20% कंपाउंडिंग की, वो मेरे ख्याल से बरकरार है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में काफी बड़ी पोजीशन है ये। लास्ट के 2 क्वार्टर्स के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, आपको लग रहा है उससे कुछ खास लॉन्ग टर्म स्टोरी में फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये कहानी इंडिया में काफी होता है, लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देख के उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पाते। तो ये मैंने काफी बार देखा है, लास्ट ईयर हमको इसका भारी फायदा मिला जब लोग डॉक्टर लाल को बेवजह पहले 6 महीने में CY22 के पहले 6 महीने में लोगों ने बेवजह डॉक्टर लाल को आधा कर दिया, बिकॉज कोविड खत्म हुई, उनको लगा डॉक्टर लाल भी खत्म हो जाएगा, बट ऑब्वियसली डॉक्टर लाल की फ्रेंचाइज कोविड से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो डॉक्टर लाल आधा हो गया, हमने उसका पोजीशन डबल किया, फिर नवंबर दिसंबर में डिवीज लैब आधा हुआ, उसको डबल किया। TCS के आंकड़े हमको तो बहुत बेहतरीन लगे, TCS का Q4 नंबर, TCS का पोजीशन हम आगे बढ़ाते रहे। सिमिलरली पीडीलाइट का अगर आप FY23 का प्रदर्शन देखें, हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ, उसमें से आप इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट कर लो फॉर द ऑयल प्राइस हाइक इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, तो हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आपको EBITDA ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी। एंड इस प्रकार का मजबूत फ्रेंचाइज बोथ वाटरप्रूफिंग में और एडिसिव में आपको एक कंपनी के अंदर 2 मजबूत कंपाउंडिंग मशीन मिल रही है, वाटरप्रूफिंग और एडिसिव्स। खरीदिए, कमाइए। आई थिंक 20 साल में इसमें कुछ 300 गुना बनाया है, राइट? फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग 25% रही है 20-22 साल से, 300 गुना बनाया है। तो ऐसे जो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो रहती है इंडियन निवेशक की, वो उसको लेट डाउन कर देती है। क्वार्टरली रिजल्ट पे लोग ज्यादा कुछ खरीदा बेची कर लेते हैं मेरे ख्याल से। सौरभ जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक आपका वेल्थ क्रिएटर और बहुत अच्छा कर रहा है, दैट्स टाइटन। इस बार के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ज्वेलरी सेगमेंट, आई मीन गोल्ड 60-61 हज़ार की रेंज में। IVS सेगमेंट इनका बहुत अच्छा रहा और वॉचेस सेगमेंट इनका बहुत अच्छा डिलीवर करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त टाइटन पे क्या है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन कई सालों से हमारी बड़ी पोजीशन है। लास्ट ईयर जून में हमने इस पोजीशन को और बढ़ाया था, क्योंकि दिन सरकार ने कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज की घोषणा की थी। अगेन शॉर्ट टर्म रिएक्शन में टारगेट का 25% पुल बैक था, तो हमने पोजीशन को और बढ़ावा दिया जून के महीने में। एंड जैसा अगेन लॉन्ग टर्म प्रदर्शन अगर इनका देखे, 25% से कैश फ्लो कंपाउंडिंग, प्रॉफिट कंपाउंडिंग रही है। इस साल थोड़ा ज्यादा रहा है, गोल्ड का प्राइस ऊपर गया, तो जाहिर है FY23 में 50% की प्रॉफिट कंपाउंडिंग रही, बट लॉन्ग टर्म प्रदर्शन देखें 25% है। ये कंपनी ने 20 साल में 1200 गुना दी। ओके, अभी टाइटन पे उनके इस मत को, इनके व्यू को सुनेंगे। आई थिंक कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं। प्लीज सौरभ जी, आपका संपर्क टूट गया था, प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ जी, तो 20 साल में 1200 गुना दिया है इस कंपनी ने, कंपाउंडिंग दिया है शेयर होल्डर्स को। और उसके पीछे जो वजह है कि गोल्ड ज्वेलरी मार्केट जो $100 बिलियन की मार्केट है हमारे अंदाजे से, उसमें टाइटन की मार्केट शेयर 8% है। विशाल मार्केट है, छोटा ज्वेलर का कुछ फ्यूचर खास है नहीं इंडिया में। जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन हो रहा है देश का, छोटा ज्वेलर जो 65% मार्केट छोटा ज्वेलर के पास है, वो खत्म हो रहा है। और टाइटन सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे अग्रसर ज्वेलर है, डीप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, और इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में करीबन 8-9% का योगदान, 8-9% का शेयर है टाइटन का, और कई सालों से मेरे ख्याल से रहेगा। मजबूत कंपाउंडर है, इस प्रकार की कंपाउंडर की तलाश हमको रही थी, और 3 साल पहले हमने इसको एक पोजीशन बना के इसको आगे खींचा है लास्ट ईयर के वीकनेस में। अच्छा सौरभ जी, अभी आपने डॉक्टर लाल का जिक्र किया, तभी मेरे जहन में एक प्रश्न और आया। कल मैं देख ही रहा था कि सारे के सारे जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई। अपोलो हाँ अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी नीचे है, बट मैक्स हेल्थ केयर हो गया, चाहे फोर्टिस हो गया, चाहे ग्लोबल हेल्थ हो गया, सब ऑल टाइम हाई पे हैं। आपने कोई हॉस्पिटल स्टॉक लिया है क्या बीते कुछ समय पहले, या फिर अभी कोई व्यू इन स्टॉक्स पे सौरभ जी? वीरेंद्र जी, हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला मिला नहीं। पहला तो दिक्कत वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना मुश्किल है हॉस्पिटल्स में, बैरियर्स टू एंट्री इतनी नहीं है। प्लस रियल एस्टेट का खर्चा जबरदस्त रहता है हॉस्पिटल में, रियल एस्टेट का खर्चा जबरदस्त रहता है। उसका नतीजा क्या होता है, इतना भारी खर्चा होता है रियल एस्टेट में कि रिटर्न ऑन कैपिटल कमजोर होती है हॉस्पिटल का। और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो दिक्कतें रहती हैं हॉस्पिटल स्टॉक्स का, हमारा इसलिए इस सेक्टर से, इस सेक्टर में प्रयास किया है हमने
बट अब तक हमको कोई ढंग का कंपाउंडर स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव एडवांटेजेस वाला कंपनी मिला नहीं है हॉस्पिटल सेक्टर में। अच्छा सौरभ जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये मतलब आंसर हो जाए आपको, क्योंकि थोड़ी लिंक में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे एक पता नहीं, मुझे मेरी मेमोरी अगर सही है तो 2015 में आपने, तब आप शायद एम्बिट में हुआ करते थे, एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें आपने ये डिस्कस किए थे कि निफ्टी अगले 20-25 साल में कैसा दिखेगा। उसमें आपने कुछ स्टॉक्स चुने थे, उसमें से एक स्टॉक था पीआई इंडस्ट्रीज़, जिसने बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 2 डेकेड्स में। हाँ जी। वो आपके पास है क्या, या आप उसको ट्रैक कर रहे हैं क्या अभी, क्योंकि उसने काफ़ी शानदार मूव दिखाया है, तो उस पर अगर कोई व्यू हो आपका। मुझे आपकी याददाश्त की दाग देनी होगी, कमाल की याददाश्त है। हाँ, पीआई पसंद आती थी हमको हमारे पिछले जॉब में, आजकल भी उस पर हम रिसर्च करते रहते हैं, मार्सेलिस में भी रिसर्च करते रहते हैं। एग्रोकेमिकल का जो स्पेस है, एग्रोकेमिकल में विदेशी एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए पीआई आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया काम करता है, बायर क्रॉप साइंसेस के लिए स्पेसिफिकली, और कुछ बड़े जापानीज एग्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स के लिए भी पीआई आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। कुछ ऐसा सोचिए जो जो काम हमारे पोर्टफोलियो में डिवीज लैब करता है दवाई के क्षेत्र में, कुछ वैसा ही काम कुछ हद तक पीआई करता है एग्रोकेमिकल्स में। इसके बारे में मेरे को कोई शक नहीं है कि एग्रोकेमिकल्स में इनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन और मजबूत बनी है और तगड़ी बनी है। जो थोड़ा सा हमको संकोच है, थोड़ा सा इस पर हम काम कर रहे हैं कि इनको फार्मा स्पेस में भी इनकी एस्पिरेशंस है। इन्होंने काफी खर्चा किया है, स्टाफ हायर किया है, एस्पिरेशंस हायर किया है फार्मा स्पेस में, उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अभी तक हमको इतनी क्लैरिटी नहीं बन पाई है कि फार्मा में क्या कुछ कर सकते हैं लोग, बट एग्रोकेमिकल्स में कोई शक नहीं है कि जबरदस्त काम किया मयंक सिंघल जी ने और उनकी टीम ने। और अभी तक हमारे पास ये स्टॉक है नहीं, लेकिन हम जांच पड़ताल करते रहते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज लेना चाहिए या नहीं। ओके, मिड कैप आईटी में मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में शायद टाटा एलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड्स है, दोनों टाटा एलेक्सी है, हैप्पीएस्ट माइंड्स नहीं है। टाटा एलेक्सी हमारे ड्राइविंग जायंट्स टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है इनफैक्ट, और ऑब्वियसली ये स्टॉक एक अलग लीग में रहा है। कई लोग इसको मिड कैप आईटी से थोड़ा अलग ही मानते हैं, क्योंकि एआई में है और काफ़ी अलग अलग मतलब रोबोटिक्स वगैरह में है, तो लेकिन वैल्यूएशन को लेकर एक इशू रहता है कि क्या ये प्रोहिबिटिव है। अभी आप कंफर्टेबल हैं स्टॉक में, इस इन्वेस्टमेंट में? जी सर, सो हमारे पोर्टफोलियो में 2 इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज स्टॉक्स हैं, एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी। सो इंजीनियरिंग आईटी सर्विसेज थोड़ा आईटी सर्विसेज से हटके है। इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज का काम है, फॉर एग्जांपल मानिए बीएमडब्ल्यू बना रही है अपनी ईवी, तो बीएमडब्ल्यू का जो ईवी है उसको पूरा डिजाइन करने का काम, गाड़ी कैसे दिखेगी, कैसा इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, किस प्रकार के फीचर्स होंगे, वो सारा डिजाइन का काम टाटा एलेक्सी जैसे कंपनीज को आती है। बिकॉज ईवी हर 6-12 महीने बाद, हर 6 to 12 months ईवी का रिफ्रेश होता है। जिस प्रकार से आईफोन का रिफ्रेश होता है 6 से 12 महीने में, उस प्रकार से ईवी का रिफ्रेश होता है। इसलिए टाटा एलेक्सी का एड्रेसेबल मार्केट, उसका जो काम करने का जो स्पेस है वो काफी बड़ा हो गया लास्ट 2-3 साल से। उस स्पेस में ऑटो डिजाइन में, ओटीटी सर्विसेज के डिजाइन में, मोबाइल फोन्स के डिजाइन में ये काफी लीडिंग प्लेयर है। 20 साल से ट्रैक रिकॉर्ड बनाई है, इंडिया का लार्जेस्ट है इन दिस स्पेसिफिक स्पेस अबाउट अराउंड ऑटो एंड ओटीटी एंड मोबाइल फोन डिजाइन। जमा हुआ खिलाड़ी है, कोई कैपेक्स की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे कुछ खास। फ्री कैश फ्लो बहुत बड़ी निकलती है, ऑपरेटिंग मार्जिन तगड़ी है, इसलिए हमने दिसंबर-जनवरी के महीने में यहाँ पे पोजीशन बनाया। स्टॉक ने कुछ 2-2.5 साल कुछ खास किया नहीं है, बट उससे हमको ज्यादा फिक्र नहीं होती। हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। अगर कंपनी 20% से 20 साल ग्रो कर सके, जो हमारा एनालिसिस रहता है 20% से 20 साल ग्रो कर सके, तो फेयर वैल्यू ऐसे स्टॉक्स की अनुज होती है करीबन 100 से 150 पी। स्टॉक मार्केट यूजुअली आपको ये स्टॉक मेरे को ये स्टॉक 50-60 पी में दे देती है, तो फेयर वैल्यू के मुकाबले आधे भाव में अच्छी कंपनी मिल जाती है हमको इंडिया में। ओके, चलिए फिर सौरभ जी, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। मज़ा आया आपसे बात करके, और सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स और मार्केट्स पर आपका व्यू जानकर अच्छा लगा। चलिए एक काम करते हैं, अब मार्केट लेकर आइए शानदार रिकवरी लोअर लेवल से। निफ्टी में शानदार तो नहीं, लेकिन रिकवरी है लोअर लेवल से, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है एफएमसीजी, ब्रिटानिया, HUL, ITC, सारे के सारे स्टॉक इस समय डे हाई पर। एफएमसीजी में शानदार तेज़ी इनफैक्ट, और बैंक निफ्टी की वीकनेस को काफ़ी हद तक नेगेट किया। बैंक निफ्टी ने 42,800 डिफेंड किया, वो जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे कि वो डिफेंड होना चाहिए, बैंक निफ्टी ने वो डिफेंड किया, और अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी, हालांकि वीकनेस अभी भी है यहाँ पर। चलिए फिर हमारे सारे एक्सपर्ट्स को शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। वीरू और मुझे दीजिए इजाज़त, और अब चलते हैं नीरज जी के पास ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज